बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनील लेक्चर्स में आपका फिर से तहे दिल से वेलकम है। एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और अपनी वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यह बात नहीं कहने आया हूं, फिर से आपको कंटिन्यूस से सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में मैं आज बात करेंगे यहाँ पे इस क्लास में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। देखते हैं, आपका हेडिंग लगा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका हिंदी है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, अब वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अब विद्युत क्या है? ऊर्जा। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। अभी हम इसके पीक हिस्ट्री पे चलते हैं। अभी देखते हैं इसकी खोज कैसे हुई थी। इसकी खोज तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन यह मतलब लोगों के बीच में तब आया जब एक बार अमेरिकी वैज्ञानिक थे, वह पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ा रहे थे, अक्सर देखेंगे आप जब बारिश का मौसम लगता है तो लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में भी लोग पतंग उड़ाते हैं। तो उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। कैसे उड़ा रहे थे जरा देखिएगा, बोर्ड पे मैं दर्शाऊंगा आपको, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। उसमें आसमान में बादल छाए हुए थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ पे मान लीजिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है और ये इन्होंने अपने हाथ में इसका तार धागा पकड़ा हुआ है। ठीक है, और उस समय क्या हुआ, एक विंड चली, हवा चली आसमान में और दोनों बादल आपस में क्या हुए, टकरा गए। और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने हाथ में ऐसे धागे को पकड़े थे, उनके हाथ में क्या लग गया, शॉक लग गया। और इसी शॉक को, इसी झटके को उन्होंने क्या कहा, बिजली का। इस प्रकार से बिजली का क्या हुआ, खोज हुआ। लेकिन इनकी बात यहीं तक सीमित रह गई, इनकी बात पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई चीज नई फील्ड में आती है या तो उसका खोज होता है तो जनरली उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जिस चीज का यूज बढ़ जाता है तो उस पर लोग फोकस करने लगते हैं। सेम उसी प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, तो उनकी बात को कोई फोकस नहीं किया। ठीक है, इसे खोजकर्ता कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, यहां तक बात समझ में। फिर कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और क्या लिया, अंबर का खाल लिया। ठीक है, अंबर का कपड़ा लिया और या बिल्ली का खाल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए कांच का छड़ लिया। कांच का छड़ लेकर के ऐसे कांच का छड़ लिया। ठीक है, और फिर अंबर के कपड़े से उस पे क्या किए, उसको रगड़े। रगड़ने के बाद पुनः उसको कांच की छड़ के पास जब दूसरी कांच की छड़ लाए तो देखे क्या हुआ कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित करने लगे। क्या करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी। जिससे यह निष्कर्ष निकला कि इनकी क्या है, धनावेशित है, क्योंकि इसके पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी। और हम लोग जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तथ्य से इस बात का लोगों ने पता लगाया कि शायद यहाँ पे क्या होगा, समान आवेश होगा, समान चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानक मान लिए कि इन दोनों पे क्या होगा, प्लस होगा। तो जब प्लस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, फिर अगला जो प्रयोग हुआ तो अगले प्रयोग में इन्होंने क्या, ये कांच का छड़ लिया। ठीक है, यहां तो बात क्लियर है ना, कांच का छड़ लिया और फिर इसके सामने एक एवोनाइट की छड़ लाए। एवोनाइट की छड़ लाए, फिर उसी को वही प्रोसेस किए, या तो अंबर के कपड़े से रगड़े या बिल्ली की खाल से रगड़े। ठीक है, दोनों में किसी पे रगड़े हो। ठीक है, तो फिर लाए एवोनाइट का छड़ इसके पास, कांच की छड़ के पास। ठीक है, और उन्होंने देखा कि एवोनाइट की जो छड़ थी, कांच की छड़ और ये एवोनाइट की छड़। ठीक है, एवोनाइट की छड़ कांच के छड़ की तरफ क्या हो जा रही है, आकर्षित हो जा रही है। ठीक है, उसकी तरफ क्या हो जा रही है, आकर्षित हो जा रही है। इस बात का निष्कर्ष निकला कि यह इस पे क्या है, विपरीत आवेश है, क्योंकि इसके पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी। ठीक है, जिससे लोगों को जानने में क्या हो गई, आसानी होगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से यह एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए, क्या किए, आकर्षित किए, जिससे इस बात का निष्कर्ष निकला, इस बात का निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे विपरीत आवेश है तो यहाँ पे प्लस होगा, कांच वाले पे प्लस होगा, एवोनाइट वाले पे क्या होगा, माइनस होगा। इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश की खोज हो चुकी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग आवेश को जनरेट कैसे किए, वास्तव में आवेश पैदा कैसे होता है, इस बात का मतलब हमको जानना जरूरी है कि आवेश कहां से आ जा रहा है। अगर किसी चीज में आवेश जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। और अक्सर लोग आते हैं कि तुरंत आवेश से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उसका मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। मेरी वीडियो देखेंगे शुरू में तो भाई मैं आता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ तो लोगों को बोरिंग लगेगा कि ये तो आ रहा है ऐसे बता रहा है, लेकिन भाई लगातार आप मेरी वीडियो पे रुकेंगे, उसको थोड़ा सा देखेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। कोई चीज जब स्टार्ट होती है तो तुरंत ही उसको देखने जज करना चाहिए, लगातार आप बने रहिए तब देखिए क्वालिटी क्या है। आइए देखते हैं, अब प्लस है और माइनस है, ठीक है, यहाँ पता चल गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। असली बात पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश जनरेट कैसे होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसमें इस बात को जानना है कि आवेश जनरेट कैसे होता है। चलिए बताते हैं कि सबसे बड़ी बात है आवेश को जनरेट होने में, पैदा होने में, घर्षण। आवेश किससे पैदा होता है, बिजली क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, ठीक है, ये तो बात पहले कंफर्म हुई। लेकिन आवेश पैदा होता है किससे, घर्षण से। किससे, घर्षण से। तो भाई घर्षण में ऐसा कौन सा चीज हो रहा है कि जिससे आवेश जनरेट हो जा रहा है, हाँ? ये बात जानना जरूरी है। तो आप देखिए, मैं उस बात को समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। या अपने माइंड को कंसंट्रेट करिएगा बोर्ड पे, और वो बात आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए आप दो आइसोलेटेड सिस्टम में विलगित निकाल लिए, ठीक है, यहां पे ले लिया। अब ले लिए तो इनमें एक दूसरे को सामने रख दिए, तो या एक दूसरे के सामने रख देंगे तो इसमें कोई हलचल नहीं होगा, ऐसे ही न्यूट्रल पड़े रहेंगे। लेकिन जब आप इन दोनों के बीच में घर्षण कराएंगे, ठीक है, घर्षण कराएंगे तो यह या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोसेस होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए और ले आने के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है, एक बाह्य ऊर्जा। आप बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं कि नहीं, घर्षण करा रहे हैं भाई, ठीक है, घर्षण करा रहे हैं तो बाहर से ऊर्जा देंगे कि नहीं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि आवेश उत्पत्ति कैसे होता है। तो अगर कोई पूछेगा आवेश कैसे पैदा होता है, तो सीधे कह देंगे जब दो विलगित निकायों को एक बाह्य ऊर्जा दे करके घर्षण कराया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में हो जाते हैं, और उत्तेजित अवस्था में आकर के अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है, जनरेट हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फिर समझ लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ नाभिक होगा, P+N होगा, ठीक है, न्यूक्लियस P+N, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आप इसमें घर्षण कराएंगे कोई बाहरी ऊर्जा देकर के, तो या तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पे जा सकता है, या तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आवेश जनरेट होता है। इसको नोट्स चाहिए भाई तो व्हाट्सएप कर देगा, मेरा नंबर मैं दे दूंगा, तो उसको मैं नोट्स दे दूंगा ऐसा, ठीक है। वैसे मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, परिभाषाएं रटने वाली नहीं होती हैं, उसको बनाया जाता है। हाँ, किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है तो उसको हूबहू लगभग लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज प्रैक्टिकली है तो उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप फिर से मैं बता दूं कैसे लिखेंगे इसको, कि जब किसी विलगित निकाय में क्या करा जाता है, घर्षण एक बाह्य ऊर्जा देकर के
घर्षण कराया जाता है तो उस विलगित निकाय में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद उस निकाय को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे निकाय में धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात समझिए कि किस पे धनावेश उत्पन्न होगा और किस पे ऋणावेश उत्पन्न होगा, यह जानना जरूरी है। तो सिंपल सा बात जानिए कि यह जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस पिंड से, मान लीजिए यह निकाय सिस्टम 1 है और यह 2 है, अगर 1 से 2 पे जा रहा है तो जहां इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशी, ठीक है, और जिससे जाएगा वो क्या आ जाएगा, धनावेशी। आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, केमिस्ट्री में इसका रीजन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया आप सोडियम का, ठीक है, सोडियम का टोटली कितना इलेक्ट्रॉन, 11, कितना 11। अब इससे बना लेंगे आप 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 न्यूट्रॉन और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी कोई हलचल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर इसको बाह्य ऊर्जा देकर किसी आइसोलेटेड सिस्टम से घर्षण करा रहे हैं तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं आप, 2 8 1 होता है नहीं। तो सोडियम पे क्या आता है, Na प्लस आता है, अब प्लस आया तो ये धनावेशित हो गया कि नहीं, ठीक है। अब ये धनावेशित कैसे होता है जरा देखिएगा। यह बात तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रीजन होता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक से बढ़ा रहता है, लेकिन अगर इसको कोई बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो यहाँ से इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, नाभिकीय आकर्षण बल होता है, और कमजोर पड़ जाता है जो जब उसको बाह्य ऊर्जा दी जाती है। और जब नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर पड़ जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा कितना, 10। कितना बचेगा, 10। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इसके पहले कहानी क्या थी, 11 लोगों को 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, बांध रहे थे, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब 11 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को बांधेंगे तो हावी कौन होगा भाई, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। रीजन समझ में आया, ठीक है, रीजन समझ में आया। चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके आगे भी पढ़ाते हैं। अब इसका क्वांटीकरण, ठीक है। अभी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश जनरेट कैसे होता है और किस पे धनावेश आता है, किस पे ऋणावेश आता है, ये बात हम लोग क्लियरिफाई कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में, आवेश का क्वांटीकरण, हेडिंग लगा हुआ है। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया आवेश का क्वांटीकरण के लिए, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, ठीक है। इसमें मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में एक आपका सेशन लगेगा, एक क्लास लगेगा जिसमें सारा न्यूमेरिकल कराया जाएगा, चाहे एनसीईआरटी का होगा चाहे किसी बुक का होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहे मुझे व्हाट्सएप पे कर देंगे तो मैं यहाँ वीडियो में सवाल को बता दूंगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए आते हैं जहां Q कुल आवेश, N पूर्णांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, जैसे ±1e, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन यह नियम सिर्फ उस चीजों के लिए सत्य है कि जहां N का मान किसमें हो, पूर्णांक में, N का मान किसमें हो, पूर्णांक में, ठीक है। Q का मान भी किसमें हो, पूर्णांक में हो। लेकिन अभी रिसेंटली खोज हुआ है, जल्द ही में खोज हुआ है क्वार्क कणों के, ठीक है। इसमें चार्ज होता है क्वार्क कणों में, ठीक है, अमेरिका वालों ने खोज किया है। इसमें होता है कि एक होता है ±1/3 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इसको अपवर्ड क्वार्कर बोलते हैं, अप क्वार्कर, ठीक है। और एक होता है प्लस माइनस 2/3 ई, जिसको डाउनवर्ड बोलते हैं, डाउन क्वार्कर, ठीक है। तो ये 6 प्रकार का होता है, इसमें मतलब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यह नियम इस चीज के लिए सत्य नहीं है। ये क्या है, इसमें एक अपवाद है, यह क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक अपवाद है, ठीक है। तो खैर आप इस पे फोकस मत करिएगा, यह चीज जानना जरूरी है, इसको जानते रहिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसको जानते रहें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश से संबंधित कूलाम का नियम पढ़ेंगे, और इसके पहले मैं एक नियम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उसी प्रकार से सेम आवेश है, ठीक है। आवेश को ना ही आवेश निकल गया, ठीक है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, तो उसमें जितना आवेश होता है, टोटल आवेश क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। ये छोटा सा था इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत आवेश हेडिंग लगा गया, ठीक है। आवेश संरक्षण का हो गया ना आपका, कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एक एक टॉपिक पढ़ाता चल रहा हूँ, पहला क्लास है, थोड़ा एजुकेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। आज कम से कम 1-2 महीने बाद मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा इस क्लास में, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कुल आवेश, किसी विलगित इकाई का कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। समझ आए बात। यह तो हो गया आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप समझना चाहेंगे तो ये समझ लेंगे, नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला जो नेक्स्ट है बहुत बेहतरीन है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं पूरा बोर्ड इरेज कर सकूं, और फिर से अगला जो हेडिंग है वो बड़ा है, उसमें कूलाम का नियम है, उसमें सारा कुछ जानेंगे हम कि उसका सीजिस में मात्रक क्या है, एसआई में मात्रक क्या है, एकांक आवेश को हम लोग परिभाषित करेंगे। इतना अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।